Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today we are going to study Selling to Byzantium by W.B. Yeats. Selling to Byzantium is considered as an important landmark in the history of modern poetry and one of the most important poems ever written in English language. This poem is written in the year 1926. जब W.B. Yeats अपने 60s में थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा. This poem was published in the year 1928 in the collection of The Tower. जैसा कि हम जानते हैं कि 1923 में जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था. वो आयरलैंड से ऐसे पहले पोएट थे जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था और नोबेल प्राइज मिलने के बाद द टावर उनका पहला वर्क था एज अ नोबेल लॉरिएट. इस वॉल्यूम को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और इसमें उनकी बेहतरीन पोएम शामिल है. This poem is written in a dramatic monologue. Dramatic monologue is a poem in which the poet speaks out his heart and it is written in a dramatic setting. और इसका जो स्पीकर है वो एक ओल्ड मैन है. इस पोएम में टोटल 32 लाइन्स हैं और 4 स्टैंजा है that is written in octava rima. इस पोएम में जो 4 स्टैंजाज हैं उसमें 8 लाइन्स हैं और ये सारे 8 लाइन्स जो हैं इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी एंड द लास्ट में है सी. लास्ट में जो है पोएट ने 2 कॉपलेट का यूज किया है. अगर पोएम की थीम्स की हम बात करें तो पोएम में जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है मैन वर्सेस नेचर एंड इटर्निटी. पोएम जो है 2 चीजों को बताता है. सबसे पहले द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ एंड द परमानेंस ऑफ नेचर. द परमानेंस ऑफ नेचर को उन्होंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट कहा है. इसमें जो स्पीकर है वो ओल्ड मैन है और वो सेल करके बाइजेंशियम जाना चाहता है. और क्यों बाइजेंशियम जाना चाहता है? क्योंकि वो जिस सिटी में रहता है ही इज लिविंग इन आयरलैंड और आयरलैंड में जो है ओल्ड मैन के लिए इंटेलेक्चुअल मैन के लिए जो वाइज मैन है उनको जो है वहां पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है. नाउ अब जो है हम देखते हैं कि बाइजेंशियम आखिर है क्या. तो बाइजेंशियम जो है was an old ancient Greek city in classical antiquity. अब क्लासिकल एंटिक्विटी क्या होता है? एक्चुअली क्लासिकल एंटिक्विटी इज द पीरियड ऑफ कल्चरल हिस्ट्री बिटवीन 8th century BC एंड 6th century AD. 8th century BC और 6th century AD के बीच में का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में जो ग्रीक था एंशियंट ग्रीक जो था उसका एक शहर था जिसका नाम बाइजेंशियम था. इसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है और आज हम इसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं. When it was called Byzantium, जब इसको बाइजेंशियम कहा जा रहा था, it was the center of high Christianity. This city was the center of high Christianity and it was also the city of cathedral. वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल आर्ट थे और जो है उसमें बहुत मतलब ब्यूटीफुल कैथेड्रल थे और उसमें जो है बहुत ही खूबसूरत जो है वो पेंटिंग हुआ करती थी. एंड इवन द हाउस बिकॉज ऑफ गोल्ड आर्किटेक्चर और जो घर हुआ करते थे उसमें भी जो है मतलब एक गोल्डन सी चमक हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर की वजह से. So this was the city which was very much attractive to invaders down the ages. And for W.B. Yeats, it is a kind of a symbol of a perfect place which he called utopia.
तो आई थिंक यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि बाइजेंशियम जो है एक ऐसा सिटी था जो कि अपने आर्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। वहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत कैथेड्रल हुआ करते थे और जो घर थे वो भी जो है बिल्कुल ही चमकदार हुआ करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द गोल्डन आर्किटेक्चर। और जो WB ईट्स है उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा प्लेस था जो कि परफेक्ट हो, यूटोपिया, जस्ट लाइक अ हेवन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने ये पोयम लिखी, जब WB येट्स ने ये पोयम लिखी, एट दैट टाइम इट्स नेम वाज नॉट बाइजेंशियम बट इस्तांबुल। जब उन्होंने ये पोयम लिखी उस वक्त भी इसका जो नाम बाइजेंशियम नहीं था, इसका नाम क्या था? इस्तांबुल था। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि जो बाइजेंशियम है उनके लिए हमेशा एक आइडियल वर्ल्ड था, नॉट अ रियल वर्ल्ड। इसीलिए जो है यीट्स ने जो है BBC को एक इंटरव्यू दिया था 1931 में, जिसमें उन्होंने कहा है, When Irishmen were illuminating the Book of Kells in the 8th century and making the jeweled chronologers in the National Museum, Byzantium was the center of European civilization and the source of spiritual philosophy. So I symbolizes the search for the spiritual life by a journey to that city. This thing is very important, that why he has written this poem selling to Byzantium at this age. So he has given this answer. I'm trying to write about the state of my soul, and for it is the right for an old man to make his soul. इस एज में 1926 में पोएम लिखी गई, तो वो इस वक्त जो है, जो वो फील कर रहे थे, उनका दिल जो महसूस कर रहा था, जो चीजों को वो फील कर रहे थे, उन चीजों को जो है बताने के लिए उन्होंने पोएम लिखी बाइजेंशियम। बट ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? Why he has said that I'm trying to write about the state of my soul, for it is the right for an old man to make his soul. Why? क्यों कहा है? Actually जो है Yeats जो है, he was born in the last of the Victorian age. तो उनके ऊपर जो विक्टोरियन राइटर्स थे उनका तो इन्फ्लुएंस था ही, साथ ही साथ he was also carrying the legacy of romantic writers. लेकिन अगर हम उनका 50 इयर्स का करियर देखें तो हम पाते हैं कि देयर वाज अ शिफ्ट इन हिज पोएट्री फ्रॉम रोमांटिक एरा टू द सिंबॉलिक एरा ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम उनकी शुरू की पोएट्री को देखें जैसे द लेक आइड्स ऑफ इंस्ट्री, और उनकी लैटर पोएट्री को देखें जैसे सेलिंग टू बाइजेंशियम और सेकेंड कमिंग, जो लैटर पोएट्रीज हैं, तो हम पाते हैं कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम रोमांटिक टू द सिंबॉलिक एरा ऑफ 20th सेंचुरी। जो पोएट्री का टोन है, जो स्टाइल है, उसमें हम क्या पाते हैं? एक शिफ्ट पाते हैं। बाइजेंशियम को जो है 1926 में लिखा गया था, व्हेन ही वाज इन 60s। दिस पोएम में जो है, दिस पोएम he expresses the anxieties of his old age and how he has negotiated with these anxieties. Unlike the romantic predecessors when he was born, unlike the romantic predecessors whom he was influenced by, he was also concerned about the problem of transient and the mutability. And this poem, Byzantium, he is giving some insight how he addresses these problems. सेलिंग टू बाइजेंशियम में जो है कुछ चीजें हैं जिसको उन्होंने फोकस किया है। सबसे पहले ऑब्सेशन विद स्पिरिचुअलिटी। He was keen to grab their spirituality. He was keen to grab the eternity. Negotiation with physical deterioration in the old age, and the issues of transient and mutability. He has also given a solution to escape the death and decay of natural world. अगर हम इस पोएम को देखें तो इस पोएम को जो है 4 डिफरेंट स्टैंजाज में जो है वो डिवाइड किया, और हर स्टैंजा का अपना एक सेंट्रल थीम है।
साथ ही साथ ये जो चारों स्टैंजा है एक दूसरे से जो है इंटरनली जो है वो कनेक्टेड है, दे आर इंटीग्रली कनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ वी हम जो पोएम का इंट्रोडक्शन था उसको हम पढ़ चुके हैं, उसको हम समझ चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। जो पहला स्टैंजा है, आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस। That is no country for old men, the young in one another's arm, birds in the trees, those dying generation add their song. The salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh, or fowl, comment all summer long. Whatever is begotten, born and dies, caught in the sensual music, all neglect, monuments of unaging intellect. यहाँ पर पोएट कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो स्पीकर है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है और इसका जो स्पीकर है वो ओल्ड मैन है। और वो ओल्ड मैन क्या कर रहा है कि सील कर रहा है, कहाँ, टू द सिटी ऑफ बाइजेंशियम। और जब वो सील करता है तो वो पीछे देखता है, किसकी तरफ, उस कंट्री की तरफ जहाँ वो पहले रहा करता था, आयरलैंड की तरफ। और जो भी उसके ग्रीवांसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आयरलैंड को लेकर के, जो भी उसने फील किया, जो भी उसने महसूस किया, जो भी उसके कंप्लेन्स हैं, ये सारी चीजें जो है हमें इस स्टैंजा को में देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट लाइन कहता है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। द पोएम बिगिंस विद द प्रोनाउन दैट। दैट जो है वो किसको बताता है, डिटैचमेंट को बताता है कि एक वक्त था जब जो ओल्ड मैन है आयरलैंड में रहा करता था, जिंदगी की एक उम्र जो है उसने आयरलैंड में गुजार दी है, बट दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। बट अब वो जो देश है, वो जो कंट्री है, वो ओल्ड मैन के लिए नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज कंप्लेन, वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज एंजाइटीज। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। द कंट्री इन विच ही वॉज लिविंग, जिंदगी की एक उम्र जहां पर उन्होंने गुजार दी, अब वो कंट्री जो है ओल्ड मैन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? द यंग इन वन अनदर्स आर्म, जो जवान लोग हैं वो क्या है, दे आर इन वन अनदर्स आर्म, दे आर एंजॉयिंग, दे आर एंटरटेनिंग ईच अदर। वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे आर व्हाट दे आर एंजॉयिंग, they are enjoying the sensual pleasure, they are enjoying their five senses। वो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, इस दुनिया को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं थ्रू देयर फाइव सेंसेस, बिना ये सोचे कि जो बूढ़े लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, कैसे वो फील कर पा रहे हैं। इन चीजों को बिना सोचे दे आर एंजॉयिंग। देन ही फर्दर सेज, birds in the trees, those dying generation add their song। यहाँ पर फिर क्या करते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं। He is complaining not only with the young people, he is complaining with the whole world of nature। ना सिर्फ जवान लोग बल्कि बर्ड्स, वो भी क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही अपने आप में मगन है, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बूढ़े लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। They are completely engaged in the enjoyment। The salmon falls, the mackerel crowded seas। Salmon जो है is a name of a fish that is found in the waterfall, and mackerel crowded sea। The mackerel that is also is a kind of a fish that is found in sea। Crowded बता रहा है they are reproducing, they are procreating। Fish, flesh, or fowl comment all summer long। Whatever is begotten, born, and dies,
यहाँ पर जो है पोएट पहले तो वो कंप्लेन करते हैं लोगों से कि जो यंग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फिर बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि नॉट ओनली द यंग जनरेशन ऑफ मैन बट द होल, पूरी दुनिया, फ्रॉम डाउन, मतलब कहा जाए कि समंदर से लेकर के आसमान तक जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या करिए, दे ऑल आर enjoying sensuality through their five senses rather than thinking how these poor people, these old people are negotiating, because these old people are no more fit for procreation, they are no more fit for enjoyment, they are no more fit to enjoy the party of life. And because why he is no more fit? Because he is old. Then he says, fish, flesh, foul, comment all summer long. ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, समर को इंजॉय कर रहे हैं। समर किसको बताता है, यूथ को सिंबलाइज करता है। सो एवरीथिंग, समंदर से लेकर के आसमान तक जितनी भी नेचुरल थिंग है वो सब क्या कर रहे हैं, एंजॉय करें, बिकॉज दे आर इन द समर ऑफ देयर लाइफ एंड द ओल्ड मैन इज इन द ऑटम ऑफ हिज लाइफ, ही इज इन द विंटर ऑफ हिज लाइफ. Whatever is begotten, born and die, what is the objective of nature? To born or to expire? Couch in the sensual music. जितनी भी चीजें हैं इस नेचर में वो सब जो है बिल्कुल ही मतलब ग्रस्त हो गई हैं. They are caught in the sensual music. They are completely engaged in the enjoyment of the five senses. All neglect monuments of unaging intellect. और उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है किस चीज को, monuments of unaging intellect. What is a monument of unaging intellect? वो चीजें which is of the permanence importance, the things that is eternal, the things that cannot be perished, जैसे आर्ट है, जैसे म्यूजिक है, जैसे लिटरेचर है. So these are the things which is of the permanence importance. तो इन चीजों को जो है पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया. तो इस पूरे स्टैंजा में जो ओल्ड मैन है वो सेल कर रहा है और क्या करता है, पीछे की तरफ देखता है, अपनी कंट्री की तरफ देखता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा वक्फा गुजारा है, एक बड़ा वक्त गुजारा है. और फिर वो सोचता है कि जो कंट्री जहाँ पर मैं रहा करता था वो अब मेरे लिए नहीं, because I'm no more fit for procreation, I'm no more fit to enjoy sexuality. This is a country for the young man. This is a country for young generation, not only for men, for the young generation of the whole nature of this world. He's not only complaining with the human being only, he's complaining with everything, from ocean to sky, everything. Now we move to the second stanza. An aged man is but a paltry thing. What is the meaning of a paltry? Paltry means that is useless, that is worthless, that is insignificant. So here he is telling the old man is a paltry thing. जो बूढ़ा आदमी है वो बेकार है, वो insignificance है, उसका कोई यूज नहीं है, वो बेकार है. Then further he says a tattered coat upon a stick. वो किसकी तरह है, बिल्कुल ही tattered coat है. What does a tattered mean? The tattered means old and torn. जिस तरीके से एक फटा पुराना कपड़े को हम क्या करते हैं, एक लकड़ी में टांग देते हैं और छोड़ देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से एक बूढ़ा आदमी है. Here actually he is presenting the symbol of a scarecrow. For eats
जो ओल्ड मैन है, इट इज विदाउट इंटेलेक्ट, जस्ट लाइक अ स्केयर क्रो। आपने खेतों में स्केयर क्रो को देखा होगा, बस एक जो है लकड़ी होता है उसमें कपड़ा डाल देते हैं। ही इज नॉट एबल टू फील, ही इज नॉट एबल टू थिंक। तो वही इमेज जो है यहाँ पर उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है वो अपने क्राइसिस को बता रहा है, अपने दर्द को बता रहा है कि जो बूढ़ा मैन है वो एकदम बेकार है, वर्थलेस है, जस्ट लाइक अ स्केयर क्रो। एंड देन फर्दर ही सेज, unless soul clap its hand and sing, and louder sing, forever tatter in its mortal dress. यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी को समझेंगे, so this poem become more clear, we can easily understand its perception. भगवत गीता chapter 2 verse number 22 में ऐसा कहा गया है, I'm just giving the English translation. As a human being put on a new garments, giving up old, as a human put on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless one. भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि जो शरीर है वो क्या है, वो नश्वर है, वो मॉर्टल है, लेकिन जो हमारा सोल है दैट इज मॉर्टल, दैट इज ऑफ परमानेंस इम्पॉर्टेंट। तो जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारा जो शरीर है, शरीर को क्या किया गया है, इट्स कंपेयर टू अ मॉर्टल ड्रेस। इसको क्या मतलब, जो मॉर्टल ड्रेस है उसको ही क्या कहा गया है, शरीर कहा गया है। तो जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारा जो ड्रेस होता है वो क्या हो जाता है, टैटर्ड हो जाता है, बेकार हो जाता है। एंड आफ्टर डेथ जो सोल है हमारा, दैट इज अलाइव, दैट इज विच इज ऑफ परमानेंस इम्पॉर्टेंट, इट गेट्स अ न्यू बॉडी, इट गेट्स अ न्यू गारमेंट। तो यहाँ पर उसी तरह का जो है एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। जैसा कि हम जानते हैं कि W.B. Yeats when he was in the year, जब वो 22 साल के थे, he met with मोहिनी मोहन चैटर्जी। मोहिनी मोहन चैटर्जी वही हैं जिन्होंने जो है भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो उन्होंने, मोहिनी मोहन चैटर्जी जी ने यीट्स को इंट्रोड्यूस कराया भगवत गीता से और वेदांता से। अपार्ट फ्रॉम दिस he has worked a lot with Rabindranath Tagore, Aurobindo and Purohit Swami. Apart from this, many other Indian monks and writers he has worked with. तो जो इंडियन माइथोलॉजी है या इंडियन कल्चर है या हिंदू माइथोलॉजी, उसका बहुत अच्छा नॉलेज उनको हो चुका था। एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा एंड निर्वाणा। और वो चीजें जो है यहाँ पर उनकी पोएट्री में, खास करके उनकी लैटर पोएट्री में जो है देखने को मिलता है। अगर हम T.S. एलियट की बात करें तो उनका जो वर्क है द वेस्टलैंड, ही हैज यूजिंग द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेदांता। ठीक उसी तरीके से W.B. येट्स ने भी जो है भगवत गीता से रेफरेंसेस लिया है। वो कहते हैं सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग। जो सोल है वो क्या है, मॉर्टल है, सॉरी इमॉर्टल है, वो अमरणशील है, विच इज ऑफ द परमानेंस इम्पोर्टेंस। वो क्या कर रहा है, खुश है, वो क्लैप कर रहा है, इट्स क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग। वो गा रहा है, वो क्लैप कर रहा है, एंड लाउडर सिंग, वो जोर जोर से गा रहा है। फॉर एवरी टैटर क्लॉथ इज अ मॉर्टल ड्रेस। Why he is clapping? Because he is getting release from the body. उसको उस बॉडी से, उस मॉर्टल ड्रेस से क्या मिलने वाला है, रिलीज मिलने वाला है। एंड दिस इज द रीजन दैट ही इज हैप्पी, ही इज सिंगिंग एंड ही इज क्लैपिंग। Nor is this singing is cool, but studying monuments of its own magnificent. यहाँ पर कहते हैं कि ये चीजें जो है, जो
कौन सी चीजें जो सोल की बातें हैं, जो कैसे हमारा सोल इमॉर्टलिटी को ग्रैब कर सकता है, कैसे हम साल्वेशन को ग्रैब कर सकते हैं, ये चीजें हमें कहीं स्कूल में सीखने को नहीं मिलेगी, किसी किताबों में नहीं मिलेगी। इन चीजों को हम सीख सकते हैं खुद से, विद द स्टडी ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंट। हम खुद से सीख सकते हैं। एंड देयरफॉर I have sailed the sea and come to the holy city of Byzantium. And this is the reason that he wants to sail and reach in the city of Byzantium. अब यहाँ पर जो है वो क्या कर चुके हैं, बाइजेंशियम में पहुंच चुके हैं। Now the speaker is no more sailing. He has arrived to the city of Byzantium. वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि that it is a feeling that ये जो sailing है is a symbolic of death, because his soul is celebrating a release and he is never get released during his lifetime. His soul is celebrating the release to escape, the escape from the cycle. What his soul is feeling, that his soul is feeling a release from the body. The soul is celebrating the release, the escape from the cycle of mortality. So he reached the place Byzantium, the utopia or the paradise, to get rid of this mortal dress. यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन है, soul clap its hand and sing and louder sing, for every tatter is a mortal dress. तो ये लाइन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सेलिंग है, ये सेलिंग इज अ सिग्निफिकेंट टू डेथ। और ये जो सेलिंग है इज अ सिंबॉलिक ऑफ डेथ। व्हाई इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ डेथ? क्योंकि जो सोल है वो खुश है बहुत, वो क्लैप कर रहा है। क्यों क्लैप कर रहा है? क्योंकि इसको एक रिलीज मिलने वाला है फ्रॉम द मॉर्टल ड्रेस। तो अब जो पोएट है वो क्या कर चुका है, बाइजेंशियम में पहुंच चुका है, एक आइडियल सिटी में पहुंच चुका है, हेवन में पहुंच चुका है। आई थिंक सेकेंड स्टैंजा तक जो है वो सबको क्लियर हो चुका होगा। O sages, standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of war. O sages, यहाँ पर जब वो बाइजेंशियम में पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सेजेस हैं उनको एड्रेस करते हैं। और ये वो सेजेस हैं जो क्या हो चुके हैं, प्यूरिफाई हो चुके हैं। कैसे प्यूरिफाई हो चुके हैं? जो गॉड का जो होली फायर है उसमें जा करके वो अपने आप को प्यूरिफाई हो चुके हैं। एंड देन दे ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन द गोल्ड मोजाइक। जो कैथेड्रल है उनके वॉल पे जो है वो क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेजेस हैं, ये जो होली मेन हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कैथेड्रल है, जो चर्चेस हैं, उनके वॉल पे दिखाई दे रहे हैं एज एन आर्टिफैक्ट। तो ये दो लाइन क्लियर हो चुका है। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो एड्रेस करता है सेजेस को। सेजेस क्या है? सेजेस जो है सिंबलाइज करता है होली मैन को और वाइज मैन को। और वो क्या कर चुके हैं, ये जो होली मैन है और ये जो वाइज मैन है वो अपने आप को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर चुके हैं। कैसे प्यूरिफाई कर चुके हैं? गॉड्स की होली फायर। और ये जो क्या हो चुके हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन द आर्टिफैक्ट और इन द इटर्निटी में क्या कर चुके हैं, अपने आप को जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर। Come from the holy fire, burn in a gyre and be the singing master of the. अब यहाँ पर जो है he prays to the gods, ये उनसे क्या करते हैं, प्रे करते हैं to come down, आप आ जाइए, and teach me to appreciate art. किस तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, आर्ट को जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं। किस तरीके से जो है मैं आध्यात्मिकता को जो है प्राप्त कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इटर्निटी को प्राप्त कर सकता हूँ, वो जो है आप मुझे आकर के सिखा दीजिए। हाउ आई ग्रैब इमॉर्टलिटी, वो चीज जो है आप मुझे सिखा दीजिए। आप मेरे जो सोल है उसके सिंगिंग मास्टर बन जाइए और मुझे भी क्या कर दीजिए, इटर्नल बना दीजिए, मुझे भी इटर्निटी सिखा दीजिए, मुझे भी परमानेंस सिखा दीजिए।
यहाँ पर एक वर्ड आया है पर्न इन अ जायर। अब ये पर्न इन अ जायर क्या होता है? अगर आपने मशीन देखा होगा, स्विंगिंग मशीन, उसमें जो बॉबिन होता है जिसमें धागे जो है वो गोल गोल करके जो है वो लपेटे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जायर। जब मशीन चलती है तो वो क्या होता है, जो बॉबिन होता है वो गोल 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 घूमने लगता है, दैट इज कॉल्ड अ जायर। जितने भी लीड्स के स्टूडेंट्स हैं वो दे आर ही इज फेमिलियर विद द जायर, जायर से वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। ये जो है वर्ड आपको जो है सेकेंड कमिंग में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बर्न इन अ जायर, यहाँ पर जो है हमें एक हिंदू माइथोलॉजी का थोड़ा सा जो है रेफरेंसेस मिलता है कि जिस तरीके से अमृत was lifted from the ocean थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, जिस तरीके से चर्निंग के प्रोसेस के द्वारा जो है गॉड ने क्या किया था, ओशियन से जो है अमृत को निकाला था। ही आस्क द डिवाइन पावर, ये जो डिवाइन पावर है, ये जो सेजेस हैं, उनसे वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप भी मेरे शरीर से जिस तरीके से मतलब अमृत को गॉड ने निकाला था, ठीक उसी तरीके से आप भी मेरे शरीर को क्या कर, मतलब मेरे शरीर से जो है क्या कीजिए, मेरी आत्मा को निकाल दीजिए और क्या कर दीजिए, उसको प्यूरिफाई कर दीजिए, उसको जो है परमानेंट कर दीजिए, उसको जो है इटर्निटी प्रदान कर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो है द मूवमेंट ऑफ जो जायर है ना ओशन का, वो जो है थोड़ा सा जो है हमें कोरिलेट करता है किससे, हिंदू माइथोलॉजी से। जिस तरीके से जो है हिंदू माइथोलॉजी में जो है गॉड जो है अमृत को ओशन से निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से वो सेजेस से जो है अपील कर रहे हैं कि वो भी उसके सोल को बॉडी से निकाल दे और उसको क्या करे, आर्टिफैक्ट में बदल दे, ठीक है, एंड विच इज नॉट कनेक्टेड टू हिज सॉरो बॉडी, यानी कि बॉडी से निकाल दे और उसको क्या करे, मतलब जो उसका सॉरोफुल बॉडी है, जो उसका मॉडल बॉडी है, उससे उसको निकाल दे और निकाल करके क्या कर दे, आर्टिफैक्ट में चेंज कर दे, ठीक है। और ये जो परमानेंस की जो जर्नी है उसमें सेजेस जो है क्या कर जाए, मेरे गाइड बन जाओ, और यही क्या कर रहे हैं, उससे अपील कर रहे हैं। ये लाइन देखिए, कंज्यूम माई हार्ट अवे, कहते हैं कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, उसको आप क्या कर लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि जब तक मेरे सीने में दिल धड़कते रहेगा, मेरे बॉडी में दिल धड़कते रहेगा, तब तक मैं अपने बॉडी को छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा। क्यों मुक्ति नहीं पाऊंगा, सिक विद डिजायर, क्योंकि ये जो दिल है ना वो डिजायर से भरा हुआ है। कैसे डिजायर, डिजायर ऑफ द फाइव सेंसेस, जो फाइव सेंसेस के डिजायर्स है उनसे ये दिल जो है वो भरा हुआ है। और जब तक ये सेंसेस के जो डिजायर्स है, जब तक ये सेंशुअस डिजायर मेरे साथ रहेंगे, मैं परमानेंस को अचीव नहीं कर सकता, मैं इटर्निटी को अचीव नहीं कर सकता। एंड फास्टन टू अ डायमंड, वो अपने बॉडी को क्या कह रहे हैं कि मेरा जो बॉडी है वो क्या है, एक डाइंग एनिमल, इट नोज नॉट व्हाट इट इज and gather me into the artifact of eternity। यहाँ पे जो कहते हैं वो कि आप क्या कीजिए, मेरे बॉडी से जो है मेरी आत्मा को क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए और मुझे क्या कर दीजिए, इटर्नल बना दीजिए। और फिर वो अपनी जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, डाइंग एनिमल कहते हैं। इट नोज नॉट व्हाट इट इज एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफैक्ट ऑफ इटर्निटी। यहाँ पर जो है हमें एक हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष जो है हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली द काइंड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, the kind of achievement that the human soul is capable is limited by the burden of the body। मतलब जो इटर्निटी को जो एक ह्यूमन बीइंग अचीव कर सकता है वो किससे है, वो बंधा हुआ है बॉडी से। जब तक उसकी बॉडी उसके साथ रहेगी वो इटर्निटी को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी को क्या करता है, छोड़ना चाहता है, अपने बॉडी से मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष की प्राप्त। लेकिन ये जो मोक्ष है ये आपको कैसे मिलेगा, इट इट नीड्स अ प्राइस, इसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ा, और वो प्राइस क्या है, दैट इज अ डेथ, एंड द ओल्ड मैन इज रेडी टू पे दैट प्राइस। आई थिंक ये भी पैराग्राफ सबको समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में जो है वी फाइंड द इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल यूटोपिया, and here he see himself into an object of artifact, and which is permanence, once out of nature। Here he says that once he is transformed,
and escape the natural cycle of birth, decay and rebirth. एक बार अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊं, मेरी जो आत्मा है वो इस शरीर से निकल जाए एक बार, फिर वो आगे कहते हैं आई शैल नेवर टेक माई बॉडी फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। दोबारा मैं किसी भी नेचुरल थिंग में जो है बर्थ नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती हूँ? Why he is rejecting the physical incarnation? He is rejecting the physical incarnation because all the living being, all the living object is a subject of mortality and death. जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, उसे मौत का मजा चखना, उसे मरना है, और ये मरना नहीं चाहती, ये अमर होना चाहती। This is the reason he don't want to come, वो जो है दोबारा किसी भी नेचुरल फॉर्म में नहीं आना चाहते। एंड हियर ही इज रिजेक्टिंग द आइडिया, हियर ही इज रिजेक्टिंग द नेचुरल, जो नेचर का जो आइडिया है उसको ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। किसका? रोमांटिक राइटर्स का जो आइडिया है उसको क्या करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं। But such form as a Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enamel, वो किसी भी नेचुरल फॉर्म में नहीं आना चाहते, बल्कि क्या आना चाहते, एक आर्टिफैक्ट में आना चाहते, एक जिसको किसने बनाया हो, ग्रेशियन के गोल्ड स्मिथ ने बनाया, वो एक आर्ट के रूप में आना चाहते हैं। इस पूरे पोयम में जो है आपको गोल्ड, गोल्ड एनामलिंग, ये सारी चीजें जो है दिखाई देगी। You find the recurring of gold and gold images. Why? Because gold is a symbol of purity. Gold is a symbol of eternity. It is a symbol of wisdom. It does not change over the time. ये वक्त के साथ जो है खराब नहीं होता है. And it is also the symbol of heaven because heavenly pavements are made up of gold. तो ये क्या करना चाहते हैं? Actually, he want to be transformed into an artifact. वो क्या करना चाहते हैं? एक आर्टिफैक्ट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसको किसने बनाया हो? ग्रेशियन के गोल्ड स्मिथ ने बनाया हो। फिर वो आगे कहते हैं टू कीप अ ड्रॉजी एम्परर अवेक। So here he wants to be transformed into an artifact which is emperor, which an emperor would admire and stay awake all night. He wants to transform into a bird, but not a living bird, a golden bird. ये क्या करना चाहते? एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होना चाहते, बट रियल बर्ड में नहीं, रियल बर्ड में नहीं होना चाहते। क्यों? कि जो ये रियल बर्ड जो होता है उसमें एंजॉय, डिजायर होता है, किस चीज का? टू एंजॉय द 5 सेंसेस, और वो इन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं, वो कार्नैलिटी से मुक्त होना चाहते हैं। सो वो क्या करना चाहते हैं? गोल्डन बर्ड के रूप में आना चाहते हैं। और ये जो गोल्डन बर्ड है, ऑब्वियसली उसको वो गाना नहीं गाती, तो ये क्या करना चाहते हैं? ऐसा गाना गाना चाहते हैं, ऐसा इटर्नल सॉन्ग गाना चाहते हैं जिसको मन की आंख, मतलब अंतर आत्मा से सुना जा सके। अगर आपने जो है पोयम पढ़ी होगी जॉन कीट्स की ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, यस, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो गाने सुने हैं वो तो स्वीट है, बट जो अनसुने हैं वो बहुत ही स्वीट है। तो वो कैसे गाने गाना चाहते हैं? ही वॉन्ट टू सिंग इमॉर्टल गाना गाना चाहते हैं, टू सिट अपॉन द गोल्डन बाउ, और किस पे बैठना चाहते हैं? गोल्डन बाउ के ऊपर बैठ करके जो है वो गाना चाहते हैं टू लॉर्ड एंड लेडीज ऑफ बाइजेंशियम ऑफ व्हाट इज पास्ट पासिंग आउट टू कम। और किसके लिए गाना चाहते हैं? वाइज मेन के लिए, वाइज वुमेन के लिए, जो बाइजेंशियम के जो लॉर्ड्स हैं, जो लेडीज हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो होली लोग हैं, उनके लिए गाना चाहते हैं। Not for the ordinary people who indulge in carnal desires. And he wants to sing the song of permanence. Permanence song गाना चाहते हैं। He want to grab eternity.
आई थिंक पोयम जो है सबको लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी. नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पोयम. इस पोयम में जो है W.B. येट्स ने हिंदू माइथोलॉजी, वैदिक फिलॉसफी को क्या किया है, मिलाया है. किसके साथ? विद द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ रिसरेक्शन एंड रिडेम्पशन. दैट इज क्वाइट एडमायरेबल. दिस पोयम इज सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्निज्म. ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है. ये पोयम जो है रिजेक्ट करती है रोमांटिक आइडियाज, जो जिससे ईट्स जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इन हिज अर्ली पोएट्री. अगर हम ईट्स की अर्ली पोएट्रीज को देखें, देयर इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक राइटर्स एंड ही आल्सो रिजेक्ट्स विक्टोरियन इथॉस. अगर आपको याद होगा मैथ्यू आर्नोल्ड का डोबर बीच, where he talks about the sea of faith going away with drowning. Same kind of loss is reflected here, but he is using the expressions which he never used before. यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज किया है लॉस के लिए, वो उन्होंने इससे पहले कभी यूज नहीं किया. यहाँ पर वो एंजाइटी की बात करते हैं जो मॉडर्न एज के लोग फील कर रहे हैं. दिस पोएम इज रिटन इन 1926, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले. सो दिस वाज द टाइम सैंडविच बिटवीन टू क्लामिटीज. उस क्लामिटी में लोग कैसा फील कर रहे थे, उस चीज को जो है उन्होंने दिखाया है. एंड फॉर अ पर्सन, थिंकिंग पर्सन लाइक W.B. Yeats, modern age was not offering और कॉन्सोलेशन. ऐसे एज में कोई भी कॉन्सोलेशन नहीं दे रहा था, कोई संतावना नहीं मिल रही थी कि लोग क्या करें, वो चीजें नहीं मिल रही थी. All he could see around him was a selfish to achieve these sensual objects and no regard for what is permanence. परमानेंस जो है, जो इटर्नल है, जो आध्यात्मिक है, उन पे कोई ध्यान नहीं था. What is the monuments of unaging intellect? They are least bothered of the thing that is of they are least bothered of the things that is of the permanent importance, the things that is of intellect, unaging intellect. इसके लिए जो है they are least bothered. So here is a nostalgia, but there is also looking forward to something. Byzantium become the symbol of hope and redemption. Where everything is fall apart, the center cannot hold. You will see this. ये जो है आपको देखने को मिलेगा किसमें? Second coming में. So, selling to Byzantium is our key to understand of Yeats' latter poetry. Yeats की जो latter poetry में जो transformation आया था, उनकी latter poetry को समझने के लिए Byzantium बहुत ही अच्छा है. किन चीजों पे उन्होंने जो है लिखा, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, for which the selling to Byzantium is the best one, because it gives us an idea of how he looked at the changing world order and how he looked at his own personal transformation. I think everything is clear for my students. फिर भी अगर कुछ भी रह गया होगा, कहीं पे कुछ confusion हो गया होगा, तो please let me know. आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.